हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक जो है 4 चैप्टर के ख़त्म किए जा चुके हैं और अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में आता है और अभी तक टोटल जो है हमने 4 चैप्टर ख़त्म करवा दिया और ये 5वां चैप्टर यूट्यूब पे ख़त्म होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझते हैं कि दो चर जो रैखिक समीकरण होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। पहले हम इसके सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे। सारा बेसिक जब हमारा क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो बेसिक जानकारी लेते हैं अब इसके बारे में। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, दो चर और क्या है कि यहाँ वाले रैखिक, रैखिक। तो यहाँ से इस चैप्टर के नाम से ही हमें 3 चीज़ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3 चीज़ मिल रहा है। पहला तो क्या, दो, दूसरा क्या, चर, और तीसरा क्या, रैखिक। तो इसके बारे में हम लोग बहुपद में भी जान चुके हैं, चर क्या होता है और रैखिक क्या होता है। तो यहाँ समझते हैं। पहले हम चर को समझ लेते हैं। क्या? चर और अचर। चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर को बोलते हैं नॉन वेरिएबल। तो मैंने आपको पिछले क्लास में, बहुपद की क्लास में ये बताया है कि चर जो होता है उसका मान बदलता है और ये जो होता है ए से लेकर के जेड तक, ए से जेड तक का कोई भी जो है मान हम ले सकते हैं। जैसे कि ABCDEFGH, मतलब कोई भी XYZ, ये सभी क्या होगा? चर होगा। और चर जो है, चर का जो मान है हमेशा बदलते रहता है। उसके बाद हम पढ़े थे अचर। अचर आप जान रहे हैं ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। 2, 4, 3, मतलब कुछ भी जो है, जो संख्या हो वो हम लिख सकते हैं। और अचर जो है वो कभी नहीं बदलता है। चर का वैल्यू बदलता है, अचर का वैल्यू कभी नहीं बदलता। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि चर क्या होता है। ठीक है, चर के बारे में पता चल गया। अब देखिए यहाँ हम क्या जान रहे हैं? रैखिक। तो रैखिक जो है, रैखिक बहुपद के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहाँ से जो है रैखिक के बारे में हमको जानकारी मिलता है। क्या मिलता है कि रैखिक में जो है पावर 1 होता है। तो जैसे x + 1 जो है इसमें क्या है? पावर 1 है। इसी को हम क्या बोले? रैखिक बोले। पावर क्या है? 1। तो यहाँ अब देखना है, दो चर होना चाहिए ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो? दो चर हो और क्या हो? रैखिक हो। तो दो चर हो और रैखिक हो, वैसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है व्यापक रूप क्या होगा? तो पूछा जा सकता है व्यापक रूप। अब देखिए यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसका व्यापक रूप ही जो हम यहाँ लिख दिए सिंपल सा व्यापक रूप, तो इसी का होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AX + BY + C = 0। एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? AX + BY = C। ये दोनों जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और यहाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
दो चर आया या नहीं आया हमारे पास। यहाँ देखिए x पहला चर, y दूसरा चर, और ये दोनों के गुणांक में है। तो यहाँ आप देखें कि उसके नाम में जो लिखा हुआ था दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वो इसको फुलफिल कर दिया। देखिए एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया, उसके बाद दो चर तो आ गया। अब उसके बाद बोला रैखिक। आप देखिए x के पावर कितना है, x पर पावर 1 है, तो यहाँ भी y पे पावर भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पूरा आप क्लियर हो गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम किस तरह पहचानेंगे। और आगे क्या होगा कि दो चर वाले में a का मान जो है कभी भी 0 नहीं होगा और b का मान भी कभी 0 नहीं होगा। a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग जो सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या बोला जाएगा, यहाँ बोला जाएगा x और y का मान निकालें। ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो x और y का मान निकालें। तो x और y का मान निकालने के लिए तो हम जो है दो तरह से x और y का मान निकालेंगे, दो विधि से। ये मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, लेकिन हम जो यहाँ बेसिक जानकारी दे रहे हैं तो बेसिक जानकारी के अंदर मुझे ये बताना ज़रूरी है। तो अब देखिए पहला होगा आलेख विधि द्वारा, आलेख विधि द्वारा, और दूसरा हो जाएगा बीजगणितीय विधि द्वारा। तो इन दो विधि से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। ये सब्जेक्टिव में हम यूज करेंगे। तो यहाँ तो मैं ऑब्जेक्टिव डील कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आगे हम देखते हैं। और इसमें भी बीजगणितीय विधि में भी आप देखेंगे कि चार अलग अलग तरह के विधि होंगे, जो प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्जगुणन विधि, तुलनात्मक विधि। इन चारों विधि से आप जो है, इन चारों विधि का यूज आप बीजगणितीय विधि में करेंगे। और आगे चलते हैं इसके बेसिक को समझते हुए। यहाँ तक अभी जो है हमने सिर्फ ये जाना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप रंग कैसा होगा, और रूप रंग जानने के बाद उसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। अब जो हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमको समझना है, यहाँ समझिए आप। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ये आपका क्या है, एक्स अक्ष मान लेते हैं। ये मानना क्या है, ये तो सब जान रहे हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, और ये कौन सा है, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज अक्ष बोल सकते हैं। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम भुज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भुज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भुज बोल सकते हैं। अब जो है आगे इसी तरह वाई अक्ष को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष बोल सकते हैं, और इसी तरह कोटि भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोटि। तो ये सभी नाम जो है आपको याद रखना है। और ये दोनों जो है एक्स अक्ष
और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और यहीं क्या है, जीरो है। इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर जो है आपको याद रखना है x और y दोनों का मान क्या होगा, जीरो होगा। x और y का मान क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, देखिए आपको एक बात हमेशा याद रखना है, यदि आपको 5 और 4 लिख के दे दिया जाए, 5 और 4 लिख के दिया जाए, तो इसमें पहला वाला जो होगा वो हमेशा x होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, हमेशा y होगा। क्या होगा, पहला वाला जो होगा हमेशा x का मान होगा, और दूसरा वाला जो होगा हमेशा y का मान होगा। ये आपको निश्चित रूप से दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा, देखिए यहाँ अगर दे दे -6a और प्लस का 5 दे दे, और इसमें पूछ लिया जाए x का मान क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये पूरा वैल्यू ही x का मान होगा। -6a ये जो होगा x का मान होगा, और y का मान क्या हो जाएगा, सिंगल 5 है तो 5 क्या हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए -10 दे दिया है, -10 दे दिया है, अब प्लस का 2 दे दिया है, इसमें आपसे पूछ लिया जाए क्या, कोटि क्या होगा, इसमें से कोटि क्या होगा या फिर भुज क्या होगा, इस बिंदु का भुज क्या होगा, ये जो दोनों दिया है इस दोनों बिंदु में इसका भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है इस चार्ट के द्वारा कि भुज को ही हम क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। तो x के जगह क्या मान है, -10 है, 10 हो जाएगा। और कोटि किसे कहते हैं, y अक्ष को ही क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। तो y का मान 2 है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक अभी आपने देखा कि सारे जो है नाम जो है अलग अलग दिया हुआ है, x अक्ष का नाम अलग दिया है, y अक्ष का नाम अलग दिया है। तो y का जो नाम है वो मैंने यहाँ दर्शा दिया है, x का जो नाम हो सकता है वो मैंने यहाँ दर्शा दिया है। और मूल बिंदु का वैल्यू अगर पूछा जाए, सीधा पूछ ला है, मूल बिंदु जो है उसका मान हमेशा क्या होगा, x का भी मान क्या होगा, 0 होगा, और y का भी मान क्या होगा, 0। हमेशा ये याद रखना है, x और y का मान मूल बिंदु पर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। पॉज करो। तो यहाँ आपने सब कुछ देख लिया, और आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का मान तभी निकलेगा जब हमारे पास कम से कम क्या हो, 2 समीकरण हो। क्या हो, 2 समीकरण हो। तो इसी टाइप का जो है 2 समीकरण हो। तो आगे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब पॉज करो। तो अब हम जो है इसके बेसिक में आगे बढ़ते हुए चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। चतुर्थांश, तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ध्यान से इसको देखिए, ये क्या है, x अक्ष है, और ये क्या है, y अक्ष है। इसमें क्या होता है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या होता है, 0 होता है। यहाँ मूल बिंदु से x अक्ष पर दाएं ओर चलने पर सारी संख्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी तरह चलता जाएगा।
सेम वाई अक्ष पे ऊपर की ओर चलने पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद एक्स अक्ष पर बाईं ओर चलने पे नेगेटिव हो जाएगा। और वाई अक्ष पर नीचे की ओर चलने पे नेगेटिव हो जाएगा। ये समझाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए -5 और 3, -5 और 3 जो है चतुर्थांश के कौन से भाग में है। यहाँ जैसे 1 2 3 4 4 भाग होंगे, तो ये मान लेते हैं पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा। तो इस चतुर्थांश के कौन सा जो है, ये 4 जो भाग हैं, इन चारों में से ये कौन से भाग में होगा, पहले में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा। तो आप लोग जान रहे हैं ये क्या है, x का मान है और ये क्या है, y का मान है। ठीक है, अब इसे आगे समझते हैं। आप देखेंगे पहले हम क्या लेते हैं, x लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, y लेते हैं, सेम। तो पहले वाले चतुर्थांश में आप देखेंगे x का मान क्या है, पॉजिटिव में है, तो प्लस साइन आ गया। y का मान किस में है, पॉजिटिव में, तो प्लस का साइन आ गया। तो आपने देखा कि पहले वाले चतुर्थांश में पहला जो पार्ट है इसका, यहाँ क्या होगा, दोनों पॉजिटिव में होगा। तो अगर आपसे 5 और 3 दे दिया जाए और पूछ लिया जाए चतुर्थांश के कौन से भाग में पड़ेगा, तो पहले भाग में पड़ा, दोनों पॉजिटिव में है, x और y। समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। चलते हैं दूसरे भाग को देखते हैं इसका। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x और y। पहले हमेशा लेना क्या है, x ही आएगा, उसके बाद y। तो अब इसमें देखते हैं x का मान क्या है, माइनस में है, तो माइनस आया, और y का मान क्या है, प्लस में है, तो प्लस में आया। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या हुआ कि x का मान माइनस में होगा, y का मान प्लस में होगा। एग्जाम्पल के लिए -6 और 2 लिख सकते हैं, -6 और 2 लिख सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं तीसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ भी x और y। तो x का मान यहाँ देखेंगे माइनस में है, x का मान माइनस में। उसके बाद y का मान भी देखेंगे क्या है, माइनस में है। तो इससे हमें पता चलता है तीसरे पार्ट में जो है दोनों मान माइनस में। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, -4 और -5, ये लिख सकते हैं। क्लियर। चलते हैं इसके चौथे पार्ट में। फिर यहाँ हम देखेंगे x और y का मान। तो x का मान यहाँ देखेंगे प्लस में है, ये x का मान प्लस में है तो प्लस, और y का मान जो है माइनस में है तो माइनस। तो यहाँ से क्या निकला, x का मान प्लस, y का मान माइनस। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे 8 और दूसरे का -3। तो यहाँ आपको मैंने बता दिया हुआ है कि पहला मान जो होगा वो हमेशा x का मान होगा और दूसरा जो होगा y का मान होगा। तो इस तरह से चतुर्थांश के जो 4 पार्ट हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से पार्ट में प्लस प्लस होगा, कौन से पार्ट में माइनस माइनस होगा, कौन से पार्ट में प्लस माइनस होगा और कौन से पार्ट में माइनस प्लस होगा। अब यहाँ आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं आसानी से, दूसरे और तीसरे को देखेंगे तो साइन दोनों का बराबर सेम है, प्लस प्लस में ही है। तो आप यहाँ सीधा याद रखिएगा, आमने सामने मतलब पहला और तीसरा
पहला और तीसरा, पहले का प्लस प्लस में आ गया, दूसरे का क्या है माइनस माइनस में है। तो क्लियर। अब हम जो है यहाँ समीकरण लेते हैं रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और कुछ वहाँ नया चीज़ समझने का प्रयत्न करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ये लिखने का मेन उद्देश्य ये है कि मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान x और y का मान तभी निकलेगा जब मेरे पास क्या हो, दो समीकरण हो। क्या हो? दो समीकरण हो। तो ये दो समीकरण है तो ही क्या कहते हैं, अब हम इसका x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इस समीकरण में आप देखेंगे दो जो है x के कोफिशिएंट में है, 3 y के कोफिशिएंट में है, और ये 5 है। तो इसको अब हम नाम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम a1 लिख सकते हैं, इसको b1 लिख सकते हैं, और इसको c1 लिख सकते हैं। सेम नीचे वाले को a2 लिख सकते हैं, इसको b2 लिख सकते हैं, और इसको c2 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है हमने अलग अलग क्या किया, कोफिशिएंट का नामकरण कर लिया। इसका यूज़ हम आगे कर रहे हैं, आगे करेंगे, आप देखेंगे किस तरह करेंगे। ठीक है। तो ये चतुर्थांश जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अनेक हल है, एक हल है, कोई हल नहीं है, तो उस टाइप के बेसिक को अब हम समझेंगे। चलिए डायग्राम देखिए आप, ये x है, ये y है। क्या है? x और y। एक यहाँ से ये रेखा निकाला मैंने और एक यहाँ से रेखा निकाला। आप देख के बताइए, क्या ये रेखा जो आगे आगे बढ़ता जाएगा क्या कभी आपस में मिलेगा? क्या आपको लगता है कि ये मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, यह समांतर चलते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा समांतर आलेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी से हम लिख रहे हैं यहाँ, क्या हो जाएगा? समांतर आलेख हो जाएगा। और क्या होगा? ये कभी एक दूसरे से मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता तो संगत होता, नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा? असंगत होगा। उसके बाद ये क्या होगा? असंगत होगा, असंगत होगा। और ये जब कभी मिलेगा ही नहीं तो इसका कोई हल भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक, इसको आप अपने दिमाग में सेट करेंगे। और अब जो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, यदि ये लिखा हो और इसमें कोई हल नहीं हो रहा है तो आप यहाँ सीधा देखेंगे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू, क्या? इज इक्वल टू b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? c1 बटे c2। ये आपका क्या होगा? बराबर नहीं होगा, ये आपका बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में जब कोई समीकरण आएगा, इस कंडीशन में जब कोई समीकरण आएगा तो उसका क्या होगा? हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मान लेते हैं जैसे कि 3x प्लस
4y इज इक्वल टू 6। यहाँ लिख लेते हैं 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 13। तो b1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और b2 की जगह 6 लिख सकते हैं। b1 के जगह 4 लिख सकते हैं और b2 की जगह 8 लिख सकते हैं, और c1 की जगह 6 लिख सकते हैं, c2 की जगह 13 लिख सकते हैं। यहाँ कटाएंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और ये कटेगा नहीं। तो आपने देखा a बराबर तो है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1 बटे c2। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका जो हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। इस टाइप के समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस टाइप के समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, मतलब नेक्स्ट बेसिक जो होगा। अब यहाँ देखेंगे ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक। एक रेखा इधर से खींचा मैंने और एक इधर से खींच दिया। तो आप देखेंगे इस पॉइंट पर ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो हो, ये टाइप 1 बेसिक हो गया, ये टाइप 2 बेसिक हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी आलेख। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी आलेख। और ये आगे चलकर एक इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इस बिंदु पर मिल रहे हैं, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया असंगत वो होगा, वो कभी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन जब अगर वो मिल जाते हैं किसी पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। और इसका जो है प्रतिच्छेदी आलेख का हमेशा क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। इसे आप आदित्य हल भी बोल सकते हैं, एक आदित्य हल बोल सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक। अब जो है यहाँ देखिए, इसका जो रूप होगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। जब यहाँ हमारा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आ गया, तो हमको आगे सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा एक आंसर जरूर निकलेगा। तो इस टाइप का समीकरण देख लेते हैं। जैसे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो आप देखेंगे यहाँ a1 का मान क्या है, 3 है, और a2 का मान क्या है, 2 है, b1 का मान 4 बटे b2 का मान 3। क्या ये दोनों आपस में समान है, नहीं है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या मान होगा, एक ही मान होगा। इस समीकरण का एक ही मान निकलेगा। हम जब सॉल्व करेंगे तब बताएंगे किस तरह एक होगा, ठीक है। अभी बेसिक समझाया जा रहा है, तो आप बेसिक समझने का कोशिश करें। आगे चलते हैं।
इसका जो है एक और टाइप बचा है, तो आप आगे हम इसको रेज करके आपको बताएंगे। तो आगे इसके बेसिक को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अधिकतर जो है इन्हीं सब से क्वेश्चन बनाया जाता है और इन्हीं सब क्वेश्चंस को बार बार इधर से उधर पलट पलट के पूछा जाता है। ये x हो गया और ये y हो गया। अब जो आप देखेंगे यहाँ, यह एक रेखा खींचा गया, यह एक रेखा खींचा गया और सेम इसी के ऊपर क्या होता है, दूसरा रेखा आ जाता है। सेम इसी के ऊपर क्या होता है, सेम इसी के ऊपर दूसरा रेखा। तो आप देखेंगे ये जो है एक दूसरे के साथ हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे ये जो है मिल रहा है। क्या हो रहा है, ये हर एक पॉइंट पे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या होगा, संगत तो हो ही जाएगा। क्या होगा, संगत तो हो ही जाएगा। उसके बाद आलेख कौन सा हो जाएगा, समपाती आलेख हो जाएगा। कौन सा आलेख हो जाएगा, समपाती आलेख हो जाएगा, इंग्लिश में जिसे कोइंसिडेंट कहते हैं। और इसके जो है अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल होंगे। तो देखिए इसके लिए जो है समीकरण को a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 होना होगा। किसी भी समीकरण का जो है हम जब इन सब का मान पुट करेंगे तो सभी का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सभी एक दूसरे में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तो उसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। देख लेते हैं कुछ समीकरण को। देखिए यहाँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ मान डालते हैं। a1 के जगह 3 हो जाएगा, b1 के जगह 6 हो जाएगा, और a2 के जगह 6 हो जाएगा, b1 के जगह 4 हो जाएगा, b2 के जगह 8 हो जाएगा, c1 के जगह 5 हो जाएगा और c2 के जगह 10 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो दोनों समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण हैं, इसके कितने हल होंगे, तो इसके जो है अनेक हल होंगे। तो इस तरह जो है आज हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के सारे बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया है। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। और मेरा समझाया हुआ यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप जो हैं अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को भेजें, और जो गार्जियन है वो अपने बच्चों के पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो वीडियो देख करके अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।